Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. ठीक है। हाइजेनबर्ग ने ये क्योंकि एग्जैक्ट जो फिजिक्स कहती है हमें, जो नॉर्मल फिजिक्स होती है, तो उसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक फिक्स पोजीशन भी होती है और एक मोमेंटम भी होता है, उसकी मतलब स्पीड होती है। मोमेंटम मतलब स्पीड, ठीक है। तो और उसको मेजर किया जा सकता है, ये फिजिक्स कहती है। लेकिन इस केस में जो एटम का केस है, तो इसमें अनसर्टेनिटीज बहुत है ना। उसका हम प्रॉपर एक पोजीशन, क्योंकि वो रुकता ही नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है, बट ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, क्योंकि एटम जो है बहुत माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट है, मैटर है, जिसको हम इतनी आराम से मेजर नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से हम लोग उसको एग्जैक्ट ना पोजीशन फाइंड कर सकते हैं और ना एग्जैक्ट उसको मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। तो यही स्टेटमेंट दी थी हेजनबर्ग ने कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। हम लोग पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग उसकी दोनों चीजें एक साथ फाइंड करें। एक पार्टिकल जो होता है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है, तो मतलब जो एटम इसमें होता है उस वो एक एज अ पार्टिकल भी एक्ट कर रहा होता है और एज अ वेव भी एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, पार्टिकल और वेव में डिफरेंट क्या होता है? पार्टिकल जो होता है उसकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। ऐसे अगर एक पार्टिकल है, उसकी एक फिक्स्ड पोजीशन है, ये फिक्स्ड पोजीशन है, एक्स वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, मतलब किसी एक पोजीशन पे होता है, उसकी फिक्स पोजीशन होती है, ठीक है। अच्छा, जो वेव होती है वो उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, वो मूव कर रही होती है, जैसे लाइक रिपल्स इन अगर आप देखें समंदर है, उसके अंदर कोई चीज फेंको तो रिपल्स क्रिएट होते हैं, गोल दायरे यूं जनरेट हो रहे होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड वेव्स। उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, वो अलग तरीकों से जनरेट होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव्स। तो जो एटम का नेचर होता है वो ये होता है कि दोनों तरह से एक्ट कर रहा होता है, एज अ पार्टिकल भी और एज अ वेव भी। तो इसलिए इट वाज अनसर्टेन टू डिटरमाइन बोथ ऑफ दीज एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम। तो उसने यही कहा था कि इस दोनों का जो द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ये उसने एक स्टेटमेंट दी थी। द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी, ये डेल्टा एक्स जो अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन है, और डेल्टा पी जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या स्पीड या मोमेंटम कह लें आप, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है, इज इक्वल टू एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये सिंपल हाइजेनबर्ग का एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय जेड होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके थे कल। हम लोगों ने यहाँ से रेडियो एक्टिविटी शायद हमें शुरू करना था। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक फिनोमेना होता है जिसमें हम लोग एक फिनोमेना किया था हेनरी बैकरल ने, जिससे मुख्तलिफ एलिमेंट्स हमने दरियाफ्त किए थे, किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक स्पॉन्टेनियस नेचुरल कंटिन्यूस, इन्होंने एक डिसइंटीग्रेशन करवाई एलिमेंट्स की। पहले इन्होंने एक रेडिएशन पास करवाई न्यूक्लियस के ऊपर से, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी पूरा एक एक्सपेरिमेंट है। तो उस उसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर से स्मॉल पार्टिकल्स बाहर निकले ताकि वो स्टेबल स्टेट में आ जाए, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द रेडिएशन जो उसके ऊपर आ रही थी रेडियो एक्टिविटी की वजह से। तो जो देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्टेनियस नेचुरल कंटिन्यूस। स्पॉन्टेनियस भी थी, स्पॉन्टेनियस मतलब बार बार, नेचुरल मतलब खुद ही से। कुछ एलिमेंट्स की नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं आगे आएंगे। और कंटिन्यूस मतलब मुसलसल। एंड स्टेप वाइज मतलब कभी हो रहा है कभी नहीं, कभी बहुत कम हो रहा है फिर स्टार्ट हो रहा है थोड़े से, फिर ज्यादा हो रहा है, इस तरह स्टेप वाइज बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। स्टेप वाइज दिस इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग इन द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन। देखो, वो न्यूक्लियस से निकल रहे हैं इनविजिबल रेडिएशन के साथ, टू गिव स्टेबल एंड प्रोडक्ट, ताकि वो स्टेबल एंड प्रोडक्ट हो जाए।
वो न्यूक्लियस से बाहर जा रही हैं कुछ रेडिएशन, ताकि न्यूक्लियस स्टेबल रहे और वो भी जाके बाहर जाके स्टेबल हो जाए, इसको कहते हैं रेडियोएक्टिविटी, इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल चार्जेस डू नॉट अफेक्ट रेडियोएक्टिविटी, टेम्परेचर और इसका कोई काम नहीं होता। ये फॉर एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए मार्क किए थे मैंने। हाँ नोटिस, ये इसके मेरे साइंटिस्ट का नाम है, नोटिस द एमिशन ऑफ एक्टिव इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम थोरियम। थोरियम भी एक एलिमेंट का नाम है। इनविजिबल रेडिएशन किससे क्रिएट, इन्होंने एलिमेंट का नाम बता दिया, थोरियम से हो रही थी एमिशन, मतलब एमिट कर रहा था थोरियम इनविजिबल रेडिएशन। 1902 मैरी क्यूरी ने क्या किया, आइसोलेटेड 0.1 ग्राम ऑफ अ न्यू एलिमेंट रेडियम फ्रॉम अ मिनरल पिच ब्लेंड, लेटर शी डिस्कवर्ड पोलोनियम। ये डिस्कवर मुख्तलिफ एलिमेंट डिस्कवर किए थे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके रेडियो एक्टिविटी के जरिए से, ठीक है। अब देखें इधर पोलोनियम, ये सारे रेडियम, हैवी एलिमेंट्स फाइंड हुए थे, कौन से होते हैं, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन, अच्छा एटॉमिक नंबर, ये सारी चीजें भी इसी से पता है, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 एग्जिबिट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। जिसके एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है तो उसका क्या है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, वो खुद ही, उसके ऊपर रेडिएशन कराने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही रेडियो एक्टिविटी फॉर्म कर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर की जो अपनी एनर्जी है वही काफी है, खुद ही एमिट करने लग जाता है रेडिएशन। बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, large number of lighter radioactive elements have been produced। artificial radioactivity भी कराई, कुछ elements को रखा, उसके ऊपर हमने spontaneous rays फेंकी, radiations फेंकी, फिर उन्होंने radioactive element एक प्रोड्यूस हुआ, तो उसको artificial radioactivity कहते हैं। the half life and type of decay for several radio isotopes, नेचुरल रेडियो आइसोटोप्स जो है उसके नाम लिखे हुए सारे, उसकी हाफ लाइफ बताई है, टाइप्स ऑफ डीके बताया, अल्फा होता है, बीटा होता है, गैमा होता है। ये ऐसे ही है, नहीं आता ये, आउट ऑफ द बुक भी है शायद। अच्छा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज, ये याद होनी चाहिए आप लोगों को। चार्ज एंड मास क्या होता है अल्फा रेज का, इट हैज अ मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका रिप्रेजेंट इस तरह किया जाता है, और बीटा रेज इट कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, बीटा रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और गैमा रेज क्या होती है, कोई चार्ज होता है उनके ऊपर, नहीं होता, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इनका वेवलेंथ शॉर्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम लोग गुजारें इसको, तो क्या एक्शन होता है तीनों का, तो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड, अल्फा रेज जो है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड हो जाती है, ये वही अल्फा रेज आर द सेम रेज एज कैथोड रेज। डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स एनोड, बीटा रेज एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, और गैमा रेज क्या है, डिफ्लेक्ट नहीं होती। वेलोसिटी बताई हुई है, तीनों की अलग अलग वेलोसिटी होती है, आयनाइजिंग पावर तीनों की अलग होती है, 100 टाइम्स मोर देन बीटा रेज होती है अल्फा की, आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। फिर ये जो उसकी बीटा की है, ये 100 टाइम्स ज्यादा है गैमा से, फिर गैमा की रेज की सबसे कम होती है। पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग का क्या मतलब होता है, पेनिट्रेटिंग टू पास थ्रू अ सब्सटेंस, अ मैटर, एक मैटर के अंदर से गुजर जाना, आर पार हो जाना जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं पेनिट्रेटिंग। तो ये लो होती है बहुत अल्फा की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्यों होती है गैमा रेज की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसलिए सबसे ज्यादा गैमा की होती है, 10 टाइम्स दैट ऑफ बीटा पार्टिकल्स, 100 टाइम्स। अब बीटा की जो होती है वो 100 टाइम्स ज्यादा होती है अल्फा से, और गैमा की 10 टाइम्स ज्यादा होती है बीटा से। नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, product obtained by the loss of one alpha particle has atomic number less by 2 units and mass number less by 4 units। ये वाला छोड़ दिया 6 पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई, काइनेटिक एनर्जी बताया हुआ है किसकी हाई होता है, किसकी लो होती है। इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या इफेक्ट हो रहा होता है, तीनों का अलग अलग होता है, वो बताया हुआ है। रेंज ऑफ स्मॉल रेंज, रेंज बताई हुई है कि किसकी कितनी रेंज होती है। बायोलॉजिकल इफेक्ट, डेंजरस होते हैं अल्फा पार्टिकल, सब डेंजरस से होती है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी होती है, गैमा रेज होती है, फिर ये होती है बीटा रेज, और फिर होता है अल्फा रेज, तीनों ही डेंजरस होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक,
आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ये सारे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये मिलते जुलती चीजें हैं। अच्छा, isoelectronic, the species having same number of electrons are known as an isoelectronic। कौन से? जिसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से याद कर लें कि इसके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स तो बहुत कॉमन है कि सेम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, हमेशा एटॉमिक नंबर सेम जिसका होता है और जिसका डिफरेंट मास नंबर होता है उसको कहते हैं आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है हमेशा, एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसके नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। जैसे ये यूरेनियम है, यूरेनियम का 238 और 92 और 235 और 90 नीचे 92। तो these both they both are isotopes of each other because they having same atomic number and different atomic mass number। isobars क्या होता है? उसी का ऑपोजिट होता है आइसोटोप्स का, कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखें, RaACTH, आर ए रेडियम है, AC पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, TH थोरियम है। तो 228 228 228 दोनों सबका ऊपर का जो मास नंबर है वो सेम है, और एटॉमिक नंबर नीचे का जो है 88 है, एक का 89 है, तीसरे का 90 है। तो तीनों का अलग अलग है, इसलिए इसको कहते हैं आइसोबार्स। आइसोटोप्स का जो ऑपोजिट होता है उसको आइसोबार्स कहते हैं। आइसोटोन्स, जिनके न्यूट्रॉन सेम हो ना उसको कहते हैं आइसोटोन्स। जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कहते हैं आइसोटोन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? निकालने आते हैं न्यूट्रॉन्स? दोनों को माइनस करके। दोनों को माइनस करके निकालते हैं, बिल्कुल। जैसे आप देखें ये लिखा हुआ है N 14 - 7, तो 14 - 7 करेंगे क्या आ जाएगा? 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। और ये O का क्या लिखा हुआ है? 15 - 8, 15 - 8 क्या करेंगे? 7 आ जाएगा। तो दोनों के सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। न्यूक्लियर आइसोमर्स, न्यूक्लाइड्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, दोनों का सेम एटॉमिक नंबर भी सेम मास नंबर भी, बट डिफरेंट हाफ लाइफ्स, हाफ लाइफ जिनकी डिफरेंट होती है, आर कॉल्ड न्यूक्लियर आइसोमर्स। क्या है? दोनों चीजें सेम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, बट हाफ लाइफ डिफरेंट है, हाफ लाइफ डिफरेंट है, तो उसको न्यूक्लियर आइसोमर। एक्स रेज क्या होती है? एक्स रेज हम लोगों ने पहले पढ़ी ली है, रेडिएशन जो कैथोड रेज के अंदर से निकल रही। एक्स रेज, ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। He found that photographic plate become fogged by invisible radiations coming from a cathode ray tube। इनविजिबल रेडिएशन जो आ रही होती है कैथोड रे ट्यूब से, तो उससे क्या हो जाता है? फॉग क्रिएट हो जाता है प्लेट के ऊपर। These rays were labeled as X-rays, now called Roentgen rays। Roentgen उस साइंटिस्ट का नाम है, ये भी कह सकते हो, X-rays भी कह सकते हो। X-rays arise from the anode, anode से शुरू होती है, when fast moving cathode rays strike the anode। जब स्ट्राइक करती है कैथोड रेज एनोड पर, तो ये एक्स-रेज जनरेट होती है। The rays are short wave high energy electromagnetic radiations and can easily pass through rubber, glass, metal and human flesh। जो हम लोग मेडिकली यूज करते हैं एक्सरे, ये वही एक्सरे है। ह्यूमन फ्लैश मतलब इंसानी गोश्त के अंदर से भी पास कर जाती है, तो दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। आप जब एक्सरे कराते हो किसी भी चीज का, हाथ का, तो आर पार हो जाती है आपका पूरे जो बोन का, वो फिर शो करती है, डिस्प्ले करती है क्या कोई मसला है या अंदर का सिस्टम बता रही होती है। तो दिस इज एक्सरेज। अच्छा, ये एमसीक्यूज हैं, बहुत सिंपल एमसीक्यूज हैं, जो समझ नहीं आ रहा हो आप पूछ लिया करें। Which of the following does not characterize X-rays? कौन से characterize नहीं कर सकती? Deflected by electric field, electric field से क्योंकि deflect नहीं होती। An isotone of ये एक एलिमेंट दिया है, एलिमेंट नहीं आता कोई मसला नहीं है, ठीक है। आइसोटोन ऑफ इस एलिमेंट का क्या है, कौन सा सेम होगा? क्या करोगे? सिंपल, दोनों को माइनस करोगे, न्यूट्रॉन्स निकालोगे, दोनों के न्यूट्रॉन्स जिसके सेम आ रहे हैं, चार ऑप्शन दिए हुए, चारों के न्यूट्रॉन्स निकालो, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ वो पता नहीं है, तीन सात चारों के निकालो। इसका क्या आ रहा है? 76 - 32।
44 आ रहा है, ठीक है 44 आ रहा है, 77 माइनस 32 करो पहले, 45 आ रहा है, 77 माइनस 34 करो, 42 43 आ रहा है, 77 माइनस 33 है वो, क्या 33 है, 77 में से 33 निकालने हैं। नहीं, मैं ऑप्शन सी कर रहा था, मैं कह रहा हूँ सारे ऑप्शन इस तरह चेक करें, फिर जो ऑप्शन सही आ रहा है उसको टिक कर दिए, इस तरह करें। द डिफरेंस इन आइसोटोप्स ऑफ एस एंड एस इज, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। अब देखें इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, थोड़ा सा घुमा दिए कि इन दोनों आइसोटोप्स के अंदर क्या डिफरेंस है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है। ये रहा ना, आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का तो डिफरेंस नहीं है। एटॉमिक नंबर ऊपर लिखे होते हैं, 33 है, इसका 34 है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे पता नहीं क्यों टिक लगाया हुआ है, इसका आंसर एटॉमिक नंबर है। The radiations from a naturally occurring radioactive substance as seen after deflection by a magnetic field in one direction are, radiations अगर आ रही हो naturally occurring radioactive substance के ऊपर से radiation आ रही है seen after deflection by a magnetic field in one direction, एक डायरेक्शन के ऊपर जो होंगी वो क्या होंगी, अल्फा या बीटा रेज होगी, दोनों होंगी इसलिए। चले ये एमसीक्यूज, इसी तरह सारे एमसीक्यूज हैं। एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, मैंने कल बताया था। एनर्जी लेवल्स सिंपल, जो हम लोग सर्कल जो बना रहे थे, बोर्ड से जैसे द एग्जिस्टेंस ऑफ, जो एक न्यूक्लियस होता है उस, हाँ एलएमएम जी, डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो ये जो बन रहे होते हैं एनर्जी लेवल्स, ये डिस्टेंस टू द न्यूक्लियस बन रहे होते हैं, न्यूक्लियस के बीच में होता है, उसके सराउंडेड पहला एनर्जी लेवल बनता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह, बट अकॉर्डिंग द मैक्सिमम पॉसिबल, हाँ किस तरह निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैन बी गिवन बाय 2n स्क्वायर फॉर्मूला, ये याद रखें आप, किस तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला 2n स्क्वायर होता है। अब वन है, वन ऑर्बिट है, वन एनर्जी लेवल है, तो वन डालेंगे n की जगह, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे का क्या, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर जब वन डालेंगे तो 1 स्क्वायर इज 1, मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 आएगा, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2n स्क्वायर फॉर्मूला याद है आपको, 2, और n की जगह मैं 2 डालूंगा, दूसरे एनर्जी लेवल पे चेक करो कितने आ सकते हैं, 2 की पावर 2 4, मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8, दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, तीसरे में 3 की पावर स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 आएगा। SPDF, एस में कितने आते हैं, 2, पी में कितने आते हैं, 6, डी में कितने आते हैं, 10, एफ में कितने आते हैं, 14। इस तरह होता है। क्वांटम नंबर, हाँ ये जो नंबर, ये डिफरेंट नंबर्स थे जो क्या बताते थे, पोजीशन बताते हैं, कुछ नंबर एनर्जी बताते हैं, कितनी एनर्जी है, कुछ बताते हैं स्पिन, कि कितना स्पिन मतलब कितना रिवॉल्व हो रहा है, कितना घूम रहा है, ठीक है, ये 3 4 नंबर्स हैं, वो ये सब कुछ बताते हैं, तो उसको कहते हैं क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला क्वांटम नंबर कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दे आर डिनोटेड बाय n, वैल्यू क्या होती है 1 2 3, कौन कौन से होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, KLMN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने ये बताया था कि KLMN 4 शेल होते हैं, और ये आप इस तरह फाइंड कर सकते हो, द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, सिंपल एनर्जी लेवल जो मैंने आपको समझाया ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने यही बताया था कि ये एनर्जी लेवल भाई एक न्यूक्लियस के डिस्टेंस जो होता है एग्जैक्ट,
उससे एनर्जी लेवल बनता है, और वो K होता है पहला, दूसरा L होता है, तीसरा M होता है, चौथा N होता है। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल कहेंगे K। ठीक है, इसकी फाइंड करने का क्या तरीका है? द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स फॉर अ पर्टिकुलर शेल इज इक्वल टू N स्क्वायर। सब शेल होते हैं, अच्छा मैं बता देता हूँ। N 1 2 3 4, एनर्जी लेवल तो 1 2 3 4 ही होगा इसी तरह। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड शेल K, 1 पे K, L M N। नंबर ऑफ सबशेल्स, सबशेल्स क्या फॉर्मूला होता है नंबर याद है? N स्क्वायर होता है। ठीक है, N स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 का स्क्वायर 16। 6 अच्छा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने देख लिए, उसका फॉर्मूला 2n स्क्वायर ही होता है, जो हम लोग अभी देख चुके थे। 2 18 8, 2 8 18 22, 2 8 18 32। ये क्वांटम नंबर पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया था कि हर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं वो एन में, अगर मैं पूछूं ये एमसीक्यू आ जाए कि एन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो यू विल से 32। ठीक है, और नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल्स को किस में कितने होते हैं एम में, तो आप क्या बोलोगे एम में नंबर ऑफ मैक्सिमम सबशेल्स कितने होते हैं? बताएं कितने होते हैं? 9। यस, 9। अच्छा, आ जाए एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर ने क्या कहा था कि शेल बताए थे, नंबर ऑफ सब शेल बताए थे, 1s2 2s2 2p, ये सब कुछ बताया था। द शेप ऑफ द ऑर्बिटल भी बताया था। अच्छा, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क होता है, ये पहले कर लेते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट ऑर्बिटल्स एक ही होते हैं क्या? ये जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे एनर्जी लेवल्स, ये सब चीजें के एल एम एन, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट। के एल एम एन, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ फ्रॉम द न्यूक्लियस जो होता है, जो एनर्जी लेवल होते हैं, के एल एम एन, इसको ही कहते हैं ऑर्बिट। इसकी सर्कुलर शेप ही होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसकी सर्कुलर शेप होती है, ऑलवेज सर्कुलर। सर्कुलर के अलावा कोई शेप नहीं होती ऑर्बिट। नंबर 3, प्लेनर मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन का एक ही मोशन होता है, उसी के अराउंड घूम रहा होता है। ठीक है, इसमें कोई और मोशन नहीं होता, एक ही मोशन होता है, मतलब वही सर्कुलर मोशन, उसी के अराउंड घूम रहा है ऑर्बिट का, कोई आगे पीछे 3D ऊपर नीचे नहीं हो रहा होता। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, हाँ, आप 2n स्क्वायर है कि आप बता सकते हो एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक ऑर्बिट में कितने, तो ये ऑर्बिट के कोई सारे। ऑर्बिटल्स क्या होता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, 3 डायमेंशनल रीजन में होता है। ये बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड ही होता है, तो ये होता है ऑर्बिटल। इसको हम लोग कहते हैं एस पी डी एफ, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट शेप्स, उसकी सर्कुलर होती है, इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है, और क्या होता है तीसरा? मैंने उसका बोला कि
सिंपल सा प्लेनर मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एक ही जगह घूम रहा होता है, लेकिन इसका 3 डायमेंशनल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, राउंड ऊपर नीचे। जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल आपने पढ़ा था कि डायरेक्शंस और उसकी जो शेप्स होती है वो चेंज होती रहती हैं। ऑर्बिटल के अंदर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। इसके अंदर कितने, इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन ऑर्बिटल के अंदर नॉट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। अच्छा, ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ। तो एस के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, ये नोट्स में नहीं है। स्फेरिकल। स्फेरिकल होता है बिल्कुल, ये नोट्स में है नहीं शायद, नहीं है। अच्छा जी, एस क्या होता है? कितने वो आते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। ठीक है, P6। एक ही ऑर्बिटल होता है इसका, एस का एक ही ऑर्बिटल होता है। और शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, जी। इस तरह बनता है ये, यहाँ पे बन रहा होगा, ये एस ऑर्बिटल है। ठीक है, ये एस हो गया। पी पढ़ लेते हैं। पी के कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ 6। क्यों 6 होता है? मैंने तो अभी आपको बोला, आप पूछे सर ये 6 कैसे होता है, मैं आपको बोला था 2 होते हैं मैक्सिमम ऑर्बिटल। क्योंकि इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। देयर आर 3 ऑर्बिटल्स विद इन दिस सबशेल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 ऑर्बिटल होते हैं इसके अलग अलग। एक एक्स एक्सिस पे बना होता है, ये है। ठीक है, ये एक एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, एक वाई एक्सिस पे बना हुआ है यूं, और एक जेड एक्सिस पे बना हुआ है। जेड एक्सिस, मैंने जेड एक्सिस नहीं बनाए। इस तरह ये 3 एक्सेस बनाओ तो इस तरह बनाएंगे। 2 एक्सेस तो एक्स वाई होते ही होते हैं, लेकिन तीसरा एक्सेस इस तरह बनता है। तो इसमें हम लोग इस तरह करते हैं, ये जेड, ये एक्स एक्सेस, और ये वाई एक्सेस। तो ये एक्स एक्सेस पे बना हुआ है तो इसको पी एक्स कह दिया। ये जेड एक्सेस है, ये वाई एक्सेस पे बना हुआ है इसका ऑर्बिटल, तो इसको पी वाई कह दिया। ठीक है, और ये जेड एक्सेस पे बना हुआ है इसको पी जेड कह दिया। कौन सी शेप होती है इसकी? डम्बल शेप कहते हैं, डम्बल शेप। ठीक है, ये आ सकता है, शेप्स का एमसीक्यू आ सकता है, आता भी है। ठीक है, डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल क्या होता है? कितने होते हैं? कुल 10 होते हैं। और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5। 5। 10 टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, शेप क्या होती है? डबल डम्बल शेप होती है इसकी। ठीक है, डबल डम्बल शेप होती है, उसकी डम्बल होती है, इसकी डबल डम्बल इन शेप होता है ये। और चौथा कौन सा होता है? एफ होता है। एफ के अंदर कितने मैक्सिमम होते हैं? 14। 14 number 14। of electrons are maximum, and the subshells are 7। 7। 7 subshells। इनकी शेप कॉम्प्लेक्स शेप होती है। डबल डम्बल इस तरह बनता है, ये 2 एक्सेस है, यूं बनता है, इसको कहते हैं डबल डम्बल, दोनों तरफ बनाती है। और जो एफ ऑर्बिटल है उसकी बहुत मुश्किल शेप होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स होती है, बस आप यही याद रखते हैं, कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये थोड़ा सा ऑर्बिट और ऑर्बिटल का हो गया। अच्छा, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें अब बात कर रहे थे हम लोग ऑर्बिटल्स की, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो इसने बताया क्या था कि सबशेल the azimuthal quantum number tell us which subshell the electron is found in
and therefore it tells us the shape of the orbital. इसने हमें ये बताया था कि जो उसका सबशेल होगा वही हमें शेप बताएगा कि कौन से ऑर्बिटल की कौन सी शेप होगी। तो बस यही हम लोग ने शेप्स पढ़ ली हैं सारी की। अगर 1 होगा तो 1 की क्या होगा, एस होता है, एस होता है, एस स्फेरिकल शेप होता है। पी, पी में डम्बेल, डी का डबल डम्बल, एफ का कॉम्प्लेक्स शेप। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सबशेल इज 4i + 2। अच्छा, ये जो द ये जो एल लिखा हुआ है, ये एल लिखा हुआ है, आई नहीं है, 4l होता है ना फॉर्मूला जो होता है। इसको ये एजिमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है। ये एंगुलर मोमेंटम के साथ एसोसिएट हुआ होता है ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। एजिमुथल क्वांटम नंबर किसके लिए होते हैं, बेसिकली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द शेप्स। ठीक है। अच्छा, आप देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल, n-1 करके, n-1 करके। जैसे देखिए 1 है ना, s का कितने अभी आप s के 1 और ऑर्बिटल, पहला ऑर्बिटल है तो 1 माइनस 0 करेंगे, 1 n-1 करेंगे तो 0 आएगा। 1 क्योंकि n 1 होगा, 1 - 1 इज 0, तो 2 - 1 इज 1, p लिखा हुआ है। तो 3 - 2 इज 3 - 1 इज 2, तो 4 - 1 इज 3। तो इस तरह, इसलिए 0 1 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, s के सामने 0 और इस तरह p के सामने 1। ठीक है। अच्छा, सब ऑर्बिटल्स का भी एक फॉर्मूला होता है और इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल का भी एक फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, मैं लिख देता हूँ। वो तो आपको पता चल गया कि क्वांटम नंबर क्या होता है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, जो रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एल सही भी नहीं बना है, एल। ठीक है, इस तरह, वो नोट्स में भी सही नहीं बना हुआ। अच्छा, एल इज इक्वल टू n-1। वो आपने देख लिया कि एस क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, पी 2 - 1 1। ठीक है, डी 2 हो जाएगा, एफ 3 हो जाएगा, ये तो लिखा हुआ है नोट्स में। अच्छा, सब ऑर्बिटल का जो होता है वो 2l + 1 होता है, 2l + 1। ये सब ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है। सब ऑर्बिटल लिख लें, सब ऑर्बिटल का होता है 2 0 0, क्योंकि एल क्या वैल्यू है, एल की वैल्यू क्या है एस पे, मैं एस के लिए बुक बता रहा हूँ, एल की वैल्यू एस पे 0 है, तो 0 × 2 इज 0 + 1, तो इसमें क्या होगा, सब ऑर्बिटल 1। पी के लिए क्या होगा, 2 1 2 + 1 3, तीन बनते हैं ना पी के। सब ऑर्बिटल कितने बनते हैं अभी बताए थे, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब डी के लिए क्या होगा, 2 × 2, 2 2 5 हो × 2 जाएंगे। इज 4 + 1 इज 5, तो डी के लिए 5 सब ऑर्बिटल। इसीलिए इसी तरह एफ के लिए, 3 2 6 + 1 इज 7, तो 7 होते हैं और वो 14 होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, इसी इसी फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल भी आप फाइंड भी कर सकते हो, 2 2l + 1 करके, ये इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल करके फाइंड। पहले का क्या था एस का, ये इस पूरे का 2l + 1 का आंसर 1 आ रहा था, × 2 किया तो 2 ही होता है ना इसके अंदर, 2 आ गया। इसी तरह p का क्या आ रहा था, 3, तो 3 × 2 इज 6, तो p के अंदर 6 नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इसी तरह आगे आप निकाल लो। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन्होंने बोला था कि ओरिएंटेशन बताई थी ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस, ये मेन क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का।
सब शेल के अंदर बताता है ये भी कि नेगेटिव क्वांटम नंबर दो वैल्यूज के अंदर हो सकता है। इन्होंने ये बताया था कि m इज इक्वल टू -1 होगा या -1 से लेके +1 तक होता है। -1 से लेके -1 0 +1 नेगेटिव क्वांटम नंबर। ठीक है। The number of orbitals within a subshell is the number of possible negative quantum number values। सबशेल के अंदर जो वैल्यूज होती है वो मैग्नेटिक नंबर, उनका कोई ना कोई मैग्नेटिक नंबर होता है -1 या +1। ठीक है, ठीक है, बस यही था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर। तो नेक्स्ट है स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एस से डिनोट करते हैं। बेसिकली द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, किस तरह स्पिन हो रहा है अपनी एक्सिस के ऊपर, जैसे एसपीडीएफ स्पिन हो रहे होते हैं, किस तरह वो एक्स एक्सिस पे होता है, फिर वाई पे जाता है, फिर जेड पे जाता है। तो ये आइदर क्लॉकवाइज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ये बताता है। आइदर इनकी वैल्यू +½ होता है या -½ होता है, ये दो तरह से इसका वैल्यूज होती हैं। तो द एस से डिनोट करते हैं, टू पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, +2 -2। अच्छा, प्लस किसके लिए होती है? क्लॉकवाइज स्पिन के लिए +1/2 लेते हैं, +½ और नेगेटिव किसके लिए लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज के लिए। एवो प्रिंसिपल बेसिकली इसकी स्टेटमेंट ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिल होते हैं, वो स्टार्ट फिलिंग कहाँ से करते हैं? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से, फिर सीक्वेंस के साथ फिल होते हैं और ईच ऑर्बिटल में इसी तरह फिल होते रहते हैं। अच्छा, एक और स्टेटमेंट ये भी थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर से फिल होता है। सही है, स्टार्टिंग विद 1s ऑर्बिटल और इंक्रीजिंग ऑर्डर से ये फिल होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपको ये गिवन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। ये 50 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको याद होनी चाहिए, 50 तक। ठीक है, उससे ज्यादा आगे नहीं करनी, 50 तक याद होनी चाहिए। ये 5 6s तक, 6s तक, 1s से लेके 6s तक जो नजर आ रहा है, ये इधर तक याद कर लें। मेरे ख्याल में यहाँ तक 50 हो जाती है। 6s नहीं बल्कि ये 4f 5d तक, इसके आगे लास्ट 3 वाले छोड़ दें, 4f 5d तक, इतनी कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए आपको। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी आ जाता है सवाल। सर मतलब वो जो बुक में तरीका दिया हुआ है वैसे हम कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं है एकदम याद कर ले, मतलब जो उसमें नहीं नहीं, तरीका दिया हुआ है। आप याद करें, क्योंकि इतना वो तरीका पूरा ईकेट में थोड़ी करना होता है, इसमें याद करना होगा। मुझे भी याद है अभी तक, 1s2 2s2 2p6, वो तरीका देखे, टाइम नहीं होता। एक एमसीक्यूज पे 1 मिनट लगाना है आपको, वो पहले आप पूरा वो बनाएंगी तो उसमें 1-2 मिनट तो उसमें लग जाएंगे, फिर वो सॉल्व करेंगी तो 3-4 मिनट इस एमसीक्यूज पे लगाना तो बेकार है। ठीक है, तो ये चार आपको याद करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, 2-4 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5p6 6s2 कितने हो गए? 10 18 20 30 38 48, बल्कि यहाँ तक बहुत है, 48 यहाँ पे हो गए हैं, 48 यहाँ पर हो गया है, 48 तक याद होनी चाहिए। ठीक है, बस इससे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला नहीं आता, ये आपको याद होने चाहिए। वो जो डायग्राम बनी है उससे कैंसिल करना और फिर वो आखिर वाले लिखना, तो वो बहुत लंबा हो जाता है। ये 4-5 तो हैं, इसको याद कर लें आप।
आपको बस याद ये भी नहीं करना ऊपर के, आपको पता होता है S में 2 होता है, P में 6 होता है, वो तो याद भी नहीं करना पावर्स, बस ये गिनती याद करनी है। 1s 2s होता है, फिर P आता है, फिर S आता है, फिर P आता है, फिर S आता है 4 के साथ, इस तरह याद, तो मुश्किल नहीं है, याद होना चाहिए वैसे भी है। अच्छा जी, अच्छा वो n+l रूल, इसके बाद n+l रूल है। n+l रूल ने क्या कहता है कि ऑर्बिटल which has the least value of n+l will be filled first to the electrons। पहले जिसका n+l की वैल्यू होगी ऑर्बिटल की, n+l रूल, orbital which has the least value of n+l will be filled first to the electrons। जिसकी कम वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू होगी, वो पहले फिल किया जाएगा। जैसे 3s है, 3s ऑर्बिटल मैंने ले लिया, 3s ऑर्बिटल ले लिया, इसकी n की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू अब मैं डालूं कुछ भी, l की वैल्यू क्या होगी 0, तो इसका n+l फिर बनेगा 3, ये n+l रूल था। 3 + 0 is 3 ना, तो 3। 3p का क्या होता है, l की वैल्यूज वो याद होनी चाहिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर्स वाली, s की 0 इसलिए मैंने डाली है, ठीक है। तो यहाँ पे n, यहाँ पे भी 3 है, p यहाँ पे क्या होगा, p बताएं क्या होगा, बताएं कौन बताएगा, 1। 1। p 1 होगा, n+l क्या होगा 4, ठीक है, इस तरह होगा। अच्छा 4s का अगर हम लोग बोलेंगे 4s का क्या होता है, 4s ऑर्बिटल हो अगर, तो n n उसका 4 होगा, n+l, n 4 होगा और l s l 0 होगा, n 4 होगा, l 0 l होगा, 0 n+l 4 क्या हो होगा 4 हो जाएगा। 3d, 3d का बताएं, 3 बताएं क्या होगा l, 2। 2 5, ठीक है, इस तरह करते हैं। अच्छा और कर लेते हैं 2, 4d, 4 d के लिए 2 6, 6 4f 4 3 f का क्या होगा 3 7। इस तरह n+l रूल ये होते हैं। ठीक है, ये सारी n+l रूल का हो गया। उसके बाद होर्न्स रूल क्या था, होर्न्स रूल, अच्छा जी, n+l rule that orbitals with the lowest n+l value is filled first with the electron when two orbitals at the same value, the orbital with the lower n fills up first, the sequence of the increasing order, ये sequence बता दिया था। Pauli exclusion principle, ये सिंपल ये था कि in an atom no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers। ये Pauli exclusion principle ने इसने ये बताया था कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के एक जैसे 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, चारों मतलब सेम हो, इस तरह नहीं हो सकता। तो ये क्वांटम नंबर्स ने प्रिंसिपल अपना बताया था कि चारों क्वांटम नंबर किसी का सेम नहीं, जैसे किसी का स्पिन डिफरेंट हो जाएगा, नेगेटिव स्पिन होगा, किसी दूसरे का पॉजिटिव है तो अगले का नेगेटिव हो जाएगा, एक कोई ना कोई चेंज होगा जरूर। In the ground state, electron occupy the degenerate orbital singly with parallel spin। होर्न्स रूल ने ये बताया था कि ग्राउंड स्टेट कौन सा होता है, s एस, बिल्कुल, पहला जो एनर्जी लेवल होता है वो ग्राउंड स्टेट उसको ही कहते हैं, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द साइटेड स्टेट, लास्ट जो ऑर्बिटल होता है वो साइटेड स्टेट होता है, सबसे लास्ट साइटेड।
ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कम होती है, क्योंकि लो एनर्जी ऑर्बिटल में होता है। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू अवॉइड बीइंग इन द सेम ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि चाहता है कि वो एनर्जी गेन करे और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करे और चेंज कर ले ऑर्बिटल, एस से पी में चला जाए, पी से डी में चला जाए। सही है। व्हेन ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड ओनली देन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमेंसेस। अगर इन द ग्राउंड स्टेट अगर सिमिलर ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक दूसरे, यहाँ पे अगर वैलेंसी होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा, अगर वो फुल होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाता। सही है। इन द ग्राउंड स्टेट अब क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द ऑर्बिटल सिंगली विल हैव द स्पिन पैरेलल स्पिन होता है। जैसे पैरेलल स्पिन कैसे होता है कि एक पॉजिटिव है तो यूं पैरेलल स्पिन को यूं बनाते हैं। चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली ये एक्साइटेड स्टेट, और इसने ये बताया था कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अनस्टेबल, कि जब इलेक्ट्रॉन के अंदर 1s2 लिख देता हूँ मैं, 1s2 1s2 2s2 2px1 ये क्या स्टेट If है, you feel स्टेबल है like sharing अनस्टेबल है? this video, please go and do that for only spread the knowledge level. So on this स्टेबल note, I है। would like to say स्टेबल है। Allah Hafiz and अगर take यहाँ care, पर and इलेक्ट्रॉन, don't forget to subscribe. इसकी मैं सिर्फ पावर्स चेंज कर रहा हूँ, 2 2 1s2 2s2 2px2 कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए 6 ही स्टेबल हो गए, पी में 6 ही आएंगी, या अनस्टेबल है, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, देखें 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये अनस्टेबल स्टेट है क्योंकि इसकी लास्ट जो वो है पी जेड जो ऑर्बिटल है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं है। ये हुंस रूल ने बताया था कि किस तरह इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और उनका स्पिन अब, और इससे ये भी पता चलेगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड। ठीक है जी। अच्छा, और क्या है, pairing occurs when all orbitals with same energy are singly occupied. सेम एनर्जी जब होगी तब पेयरिंग होगी, वरना नहीं होगी। अगर एक की बहुत ज्यादा एनर्जी है, एक की कम है, तो फिर पेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक है। एटॉमिक रेडियस, अब आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सिंपल डेफिनेशंस हैं, ये आपको सारी याद होनी चाहिए। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई, बीच से जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है बिटवीन एक एटम से लेके दूसरे एटम तक, वो उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एक, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये दोनों इसके न्यूक्लियस हैं, डॉट्स जो बनाए हुए हैं ब्लैक लाइन से, ये जो मैंने शो किया, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस ऑफ द between the two nucleus of the two atoms, the distance between them is called atomic radius। सही है। एक सेंटर से न्यूक्लियस के लेके दूसरे सेंटर ऑफ न्यूक्लियस दूसरे एटम के, इसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस। दूसरी डेफिनेशन क्या थी? ionic radius, the size of an ion, positive or a negative, is called ionic radius। ionic radius मतलब आयन का साइज पॉजिटिव भी होता है। कैटाइन हैज अ स्मॉलर रेडियस देन अ न्यूट्रल एटम। कैटाइन का जो साइज होता है वो कम होता है, रेडियस क्योंकि कम होता है न्यूट्रल से। एंड एनाइन इज लार्जर देन इट्स न्यूट्रल एटम। बस ये चीजें याद रखने की है, डेफिनेशंस याद करने की है, याद रखनी है आपको।
रीजन भी है, लेकिन रीजन फायदा नहीं है, बस ये चीज याद कर लें आपके। एनाइन का जो होता है लार्जर होता है साइज, और उसका स्मॉलर होता है कैटाइन का। Ionization potential, the minimum amount of energy required to remove the least strongly bound electron from a neutral gaseous atom is called ionization potential. एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो, एक जरूरत हो जिस एनर्जी की, ताकि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकें गैशियस एटम से, तो उसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक एक्स्ट्रा एक एटम के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आकर जब अटैच हो जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है उसके अंदर, वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब, एफिनिटी का यही मतलब एडिशन होता है, ठीक है। और नेगेटिविटी, जब पावर ऑफ एन एटम और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, एक वो खुद ही इतना स्टेबल है, उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोबारा अपनी तरफ खींच रहा है और अपने साथ अटैच कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज लिखी हुई है नीचे की, किसकी कितनी वैल्यू होती है।